नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के ITI नगर में स्वागत करते हैं। और आप कैसे हो? तो आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि यांत्रिकी से है, मैकेनिक्स, मापन, मात्रक और मूल राशियाँ, इन 3 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और इनके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो कि हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मापन से, जिसको हम इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो हम मापन मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट के बारे में क्या कहा गया है कि विज्ञान में विभिन्न राशियों को मापने के लिए, उनके मध्य तुलना कराने के लिए तथा उनके मध्य कुछ सक्रियाएं कराने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है इन फिजिक्स। तो और भी क्या कहा गया है, भौतिक राशियों का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान निकालना ही मापन कहलाता है। यह इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगर हम भौतिक राशियों की बात करें, ये तो मेजरमेंट की बात होगी। अगर हम भौतिक राशियों को लेकर चले तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। कौन कौन सी होती है? एक तो अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। तो अदिश और सदिश राशियों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको एग्जामिनर ऑप्शन बना के दे देता है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि अदिश जो राशि होती है उसको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसको हम इंग्लिश में रिजल्ट बोलते हैं। केवल ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है। और जो सदिश राशि होती है उसको परिमाण के साथ साथ दिशा की, डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि परिमाण और परिमाण प्लस दिशा, ये डिफरेंस बिटवीन अदिश राशि और सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके एक और बात अगर आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे अदिश राशियाँ होती है, आप इनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। किसी भी पॉइंट पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू किसी वस्तु की, किसी सब्जेक्ट की, जो द्रव्यमान किसी का है, या घनत्व, आयतन, चाल, ये जो एग्जाम्पल है, ये चेंज नहीं की जा सकती। ये स्थिर रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। और जो सदिश राशियाँ होती है वो डायरेक्शन के साथ साथ हर एक पॉइंट पर चेंज हो सकती है। यही कारण है कि परिमाण और साथ में दिशा चाहिए सदिश राशि को, और अदिश राशि को केवल उसके परिमाण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रही है, एग्जाम्पल भी दिया गया है, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल और दूरी। ये किसके आपको एग्जाम्पल लग रहे हैं? ये अदिश राशि के हैं। ठीक है, और सदिश राशि के विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग आदि एक्सेट्रा। और भी बहुत राशि है, आपको एग्जाम्पल साथ के साथ दूंगा मैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मिलने वाले हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे हरियाणा की कोई भर्ती हो, चाहे फिर रेलवे की हो, चाहे SSC की हो, आपको ये बेनिफिशियल लगेगी बिल्कुल ये वीडियो। ठीक है, आप बस लास्ट तक वीडियो को देखते जाइए। ओके, हम अब पद्धति देख लेते हैं। मात्रक पद्धति क्या है, जो आपके इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम हम 3 डिस्कस करेंगे। 3 सिस्टम, 3 हाँ, जो मेन होते हैं 3 होते हैं, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम होता है। तो MKS के अगर हम डिस्कशन करें तो MKS सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम जो यूनिट्स होती है वो M से डिनोशन होता है कि मास का, और K से किलोग्राम का होता है, और S से सेकंड का होता है। ठीक है, जो M है मीटर को डिनोट करता है, S के किलोग्राम को, और S सेकंड को डिनोट करता है। ठीक है, और जो CGS की बात करें अगर हम, तो जो ये पहले अगर हम बात करें तो ये 3 जो शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, CGS या MKS या FVS, सबसे पहले डिस्टेंस को डिनोट करेगा, फिर आपको मास को डिनोट करेगा, फिर आपको टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अब हम अलग अलग देखते हैं हर एक उसमें। जैसे डिस्टेंस को MKS में मीटर में डिनोट किया, CGS में सेंटीमीटर में डिनोट किया, और FPS में आपका फुट में डिनोट किया। ठीक
ठीक है। तो जो के है वो किलोग्राम को डिनोट करता है, सी जी है वो आपको ग्राम को डिनोट करता है, और पी पाउंड को डिनोट करता है। और जो एस है वो तीनों सिस्टम्स में, तीनों पद्धतियों में सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो एफपीएस पद्धति है वो फ्रांसीसी आपको देखो स्क्रीन पर दिखेगा, फ्रांसीसी पद्धति है, ठीक है। ये फ्रांसीसी एक सिस्टम है जो कि हमारे यहाँ पे पहले अप्लाई होता था। फुट में बहुत मेजरमेंट की चलती थी, पाउंड में तो बहुत कम, जैसे ऊन वगैरह आते थे यही हमारे यहाँ पे चलते थे। वैसे अब हमारे यहाँ पर एमकेएस पद्धति का इस्तेमाल होता है जो कि इंग्लैंड की है, ब्रिटेन, ठीक है। ओके, अब हम आगे देखते हैं एसआई पद्धति जो कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम है ऑफ यूनिट। तो ये पूरे ही आपको वर्ल्ड में एक ही मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्या है दिया हुआ है, आप एक बार देखिएगा। यह मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, यह है 1967, ये गलत हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1971 कर लीजिए इसको। 1971 में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के महाअधिवेशन पेरिस जो फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था। अब यह पूरी दुनिया में प्रचलित और मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है। तो हम देख लेते हैं कौन से 7 पूरक मात्रक है और 2 कौन से पूरक मात्रक है और कौन 7 मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियां हम उन्हें कहते हैं जो कि स्वतंत्र होती है, ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती है। जैसे किलोग्राम हो गई, आपकी ग्राम हो गई, या फुट, पाउंड, सेकंड हो गई, वह किसी पे भी आपको डिपेंड नहीं मिलेगी। अगर जो पूरक राशि होती है वो भी एक ऐसी होती है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, पर पूरक राशि है वह एक आपको एंगल में मिलेगी, ठीक है। वे कौन कौन सी है, ये कौन कौन सी राशि है, मूल राशि है एवं उनके भौतिक राशि मात्रक संकेत, ठीक है। आपको उसके यूनिट भी दी गई है और साथ के साथ आपको वो भी यूनिट भी दी गई है, ठीक है। अब जैसे पहली कौन सी 7 यूनिट है, ये पहली यूनिट है आपकी लंबाई, मीटर। लंबाई को हम मीटर में डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में करते हैं, समय को सेकंड में करते हैं, ताप टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं, विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पियर में करेंगे, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडिला में करेंगे, और पदार्थ की मात्रा को मोल में करेंगे। एक क्वेश्चन आपको जरूर आपको आगे बताऊंगा मैं। ज्योति तीव्रता तो ये इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस है, एक इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्स आता है, वो सॉरी फ्लक्स ऑफ ल्यूमिनस आता है कि ज्योति फ्लक्स, उसको उसकी जो वो होती है वो लुमेन होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के क्वेश्चन डालता है। ज्योति तीव्रता बच्चे याद करते हैं, जबकि ज्योति फ्लक्स याद नहीं करते। उसकी यूनिट क्या होती है, लीमैन होती है, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जो वीडियो होगी ऑब्जेक्शनल, तो उसमें आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन ये देखने को, ठीक है। और वे 2 पूरक राशियाँ कौन कौन सी है, पूरक राशियाँ भी देख लीजिए एक बार। पूरक राशि हैं समतल कोण रेडियन, जो समतल कोण होता है उसकी जो राशि यूनिट होती है वो रेडियन होती है। घन कोण जो जिसे क्यूबिक एंगल कह सकते हैं, उसकी जो आपको यूनिट देखने को मिलेगी वो स्टेरेडियन होती है। ये 2 पूरक राशियाँ हैं और 7 आपकी मूल राशियाँ हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि 7 आपकी कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं और 2 आपकी कौन सी पूरक राशियाँ हैं, ठीक है। अब थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु और डेफिनेशन परिभाषाएं देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताए हुए हैं इसमें, वैसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, वैसे भी मैंने आपको नोट्स कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि कुछ रहे ना, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चनों की जो डिमांड है, लेवल है, वो भी बहुत उच्च पीक पर पहुंच गए हैं। तो इसलिए मैंने ये डिनोशन किया हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स बना करके। इसमें जो स्टैंडर्ड मीटर है, सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड सेकंड, और मानक स्टैंडर्ड द्रव्यमान और परमाणु स्केल, जो ये दिया हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो यह एक बार आप खुद से पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी तक इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आगे आने के चांस हो सकते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, मापन के सभी मात्रक देख लेते हैं हम। अब ये महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक है जिसको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। एक तो मूल मात्रक हो गए, एक व्युत्पन्न मात्रक हो गए। ये व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से ही निकल कर आते हैं, मतलब कि बनकर आते हैं। हम बिना मूल मात्रक के व्युत्पन्न मात्रक को, ड्राइव यूनिट्स को नहीं बना सकते।
तो इसलिए जो ये बनाए हुए है ये देखना, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो ये आपको मूल मात्रक से ही बनकर आएंगे। जैसे ये देख लेते हैं हम क्षेत्रफल, जिसको हम एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो अगर आप यूनिट निकालोगे तो आपको मूल मात्रक से ही मिलेगी। अब देखिए, जैसे क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू ब्रेथ। तो इसका क्या होगा, तो लंबाई भी डिस्टेंस की ही एक यूनिट है, इकाई है, और जो चौड़ाई है वो भी एक लंबाई ही है। तो इसकी हम जो अगर यूनिट डाले लगाएंगे तो दूरी इंटू दूरी आएगा। तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, एसआई स्टैंडर्ड एसआई के सिस्टम के अनुसार। तो उसकी यूनिट हो जाएगी वर्ग मीटर। इसी तरह आयतन की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसमें ऊंचाई आ गई तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये ड्राइव्ड हो गई क्योंकि हमने मीटर मूल मात्रक से इसको बनाया है। तो चाल देख लीजिए, चाल में क्या होगा, दूरी दूरी अपॉन समय हो जाएगा, तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। घनत्व की देख लीजिए, उसकी द्रव्यमान अपॉन आयतन आ जाएगा, मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम मीटर क्यूब। त्वरण की देख लीजिए, जिसको हम एक्सीलेशन बोलते हैं, वेग परिवर्तन अपॉन समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की देख लीजिए, फोर्स की द्रव्यमान इंटू त्वरण, न्यूटन होती है। ये न्यूटन किसकी है, ये एसआई यूनिट है न्यूटन। अगर हम एमकेएस में बात करें तो एमकेएस में इसकी क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, जो त्वरण की होती है एक्सीलरेशन की हमने उससे जस्ट ऊपर देखी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी एमकेएस में। और जो न्यूटन है वो क्या होता है, वो ऐसा यूनिट है एक तरह से, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डाइन होती है इसकी यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव जो वीडियो आएगी उसमें भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि जो बल है उसकी सीजीएस में क्या होती है, डाइन होती है, एमकेएस में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जो एसआई सिस्टम है उसमें न्यूटन होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें क्या रिलेशन बनता है डाइन और न्यूटन में। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। आगे भी शायद ये मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखना। अब ये 7वें नंबर पे आती है कार्य की, बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, मिस प्रिंटिंग है, ये विस्थापन है, जिसको हम इसकी क्या होगी, जूल होगी, ठीक है, कार्य की। और शक्ति का कार्य अपॉन समय वॉट होगी, शक्ति पावर। आवेग की बल गुना समय न्यूटन सेकंड होगी, न्यूटन सेकंड, न कि न्यूटन। न्यूटन तो फोर्स की हो गई, बल की हो गई। तो अब 10वीं देखिए, संवेग। संवेग की क्या होगी, संवेग द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, वेग की क्या होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो किसकी क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और बल फोर्स की क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होता है, इसमें वेग है। संवेग और बल, बल में बस और वेग और त्वरण का ही अंतर है। दाब, दाब की क्या होगी, बल अपॉन क्षेत्रफल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल की क्या होगी, आघूर्ण बल, बल आघूर्ण की, सॉरी बल आघूर्ण की क्या होगी, बल आघूर्ण की क्या होगी, बल इंटू दूरी, फोर्स इंटू दूरी, न्यूटन मीटर। प्रतिबल की बल अपॉन क्षेत्रफल, आपने पढ़ाई है प्रत्यास्थता में, प्रत्यास्थता का चैप्टर है, इससे क्वेश्चन निकल गया है ये प्रतिबल, स्ट्रेस बोलते हैं जिसे, स्ट्रेस स्ट्रेन आपको याद भी आ गया होगा, प्रतिबल और विकृति। तो प्रतिबल है तो बल अपॉन क्षेत्रफल, इसकी क्या यूनिट होगी, बल की न्यूटन होती है और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर होती है। सबसे पहले क्षेत्रफल की मैंने आपको बताई थी, देखिएगा, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर और आयतन की मीटर क्यूब। तो अब इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। प्रत्यास्थ गुणांक, ये भी प्रत्यास्थ के चैप्टर से ही है, सपोज शायद 6ठा और 7वां चैप्टर होगा फिजिक्स का। प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ गुणांक की प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसकी क्या होगी, प्रतिबल की तो न्यूटन होती है, विकृति की इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती विकृति की कोई यूनिट नहीं होती। तो प्रत्यास्थ गुणांक की न्यूटन ही होगी, क्योंकि इसका विकृति का होता है कि लंबाई में चेंज, जो लंबाई में चेंज हुआ है, और अपॉन वास्तविक लंबाई। तो जो लंबाई अपॉन लंबाई है वो आपस में कैंसिल हो जाती है, तो कैंसिल होने के बाद कोई वो रह ही नहीं गई यूनिट, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसलिए इसमें प्रत्यास्थ गुणांक की प्रतिबल की केवल न्यूटन ही होगी, ठीक है, जो बल की होती है वही प्रतिबल की होगी, ठीक है। एक तरह से एक्शन टू रिएक्शन बोल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
गुरुत्वाकर्षण नियंत्रणता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्वेश्चन में। ग्रुप डी के क्वेश्चन देख लीजिए, रेलवे में तो खास तौर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल इंटू दूरी, तो क्या हो जाएगी इधर, अपॉन द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, तो इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होता है जी बराबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से डिनोट करते हैं, तो जी बराबर एफ m1 m2 अपॉन d1 सॉरी एफ इंटू d1 इंटू d2 अपॉन m1 इंटू m1 क्या है, द्रव्यमान पहले का, दूसरे का द्रव्यमान m2 हो गया, और d1 दूरी हो गई और d2 दूरी हो गई, तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, इसको याद रखना। अब कुछ हम मापन में प्रयुक्त होने वाली लंबाइयों के मात्रक देख लेते हैं, जो कि खास तौर से पेपरों में बहुत इजी तरीके से पूछे जाते हैं। आपके जैसे क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, अगर आपके याद है तो 2 नंबर आपके मिल गए, अगर याद नहीं है तो आपको नहीं मिले। अगर आपने बाई चांस तुक्का ही लगा दिया तो आपका वो अगर गलत होता है तो आपके नंबर भी जा सकते हैं, अगर सही है तो आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए ये अगर आपने याद कर लिए तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मापन में प्रयुक्त होने वाली जो लंबाई के मात्रक है वो पहले एक है खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि वह समझ नहीं पाते हैं कि है क्या ये। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन हैं। ये प्रूफ होगा तब जब आप पेपर दोगे और ये आपके सामने आएंगे और आप नहीं कर पाओगे तो आप याद रखोगे कि हाँ मैंने ये गलती की है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। एक पारसेक 3.084 गुना 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष 3.26, तो ये मतलब प्रकाश वर्ष और पारसेक में रिलेशन बन गया कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये सारी दूरी ही की यूनिट है, डिस्टेंस की। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर होते हैं, इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं, पारसेक को पारसेक ही बोलते हैं। तो जो ये प्रकाश वर्ष है, ये लाइट जो ईयर हुआ ये नहीं लगती कि ये डिस्टेंस की यूनिट है, जबकि ये डिस्टेंस की यूनिट है। और ऑप्शन में आता है कि क्या प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की यूनिट है, या फिर ऑप्शन में आ जाता है कि डिस्टेंस की यूनिट निम्नलिखित में से क्या है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अब आप देख लेते हैं एक इंच कितने बराबर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। और अगर हम mm की बात करें, 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो अबाउट 300 के आसपास होते हैं। वैसे 304 पॉइंट कुछ होते हैं, तो आप देख लेना 304 पॉइंट कुछ होते हैं। वैसे 300 मान के चलते हैं हम, 1 इंच में 300 mm होते हैं, ठीक है। और एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, ठीक है। एक यार्ड में ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 फीट में 0.3048 मीटर आ गया ना। 1 फीट में 304.8 mm होते हैं, यहाँ से निकल गया है ये। 1 फीट में 304.8 mm होते हैं। अगर हम मीटर में बोलते हैं तो 0.3048 मीटर, ठीक है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मील और 1 नॉटिकल मील। 1 मील और 1 नॉटिकल मील बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, और बच्चे कंफ्यूज भी इसी में होते हैं, क्योंकि मील याद कर लेते हैं, नॉटिकल मील पूछ लेते हैं, नॉटिकल मील याद कर लेते हैं तो मील पूछ लेता है। तो याद रखना कि 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होते हैं, और नॉटिकल मील की बात करें तो उसमें 1.852 किलोमीटर होते हैं। अगर मीटर की बात करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 1852 मीटर आ जाएगा। और अगर हम माइल की बात करें, जिसको हिंदी में मील बोलते हैं, इंग्लिश में माइल बोलते हैं, माइल्स, तो 1.15 माइल्स होगा, ठीक है। इसको आप तीनों तो नहीं, 2 याद कर लीजिए। 1.852 किलोमीटर मीटर में आप चेंज कर ही लोगे, और 1.15 माइल याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक हेक्टेयर देखते हैं।
1 हेक्टेयर, 1 एकड़, 1 बिस्वा, 1 वर्ग गज, ये आपको लेखपाल में क्वेश्चन में मिलेगा। लेखपाल के पेपर में आपको 100% इनमें से जरूर मिलेगा। 1 बिस्वा कौन करता है? लेखपाल यूज करते हैं। गांव में जाके देखिए बिस्वा के हिसाब से ही पैमाइश करते हैं खेतों की, ठीक है। एकड़ में करते हैं, हेक्टेयर में करते हैं, कहीं पर एकड़ चलता है, कहीं पर बीघे चलते हैं, कहीं पे बिस्वा चलता है, कहीं पे कुछ, ये अलग अलग ही ये स्टैंडर्ड हो जाता है अलग अलग स्टेट का। स्टेट में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, जो जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बड़े बड़े राज्य हो गए, इनमें भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। कहीं पे बीघे चलते हैं, कहीं पे एकड़ वगैरह चलते हैं, ठीक है। अब हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे देखोगे तो कहीं पे आपको यूपी में एकड़ भी मिलेगा, वैसे बीघे ही चलते हैं ज़्यादातर यूपी में, और जो आपके यहाँ पे हैं एकड़ चलते हैं हरियाणा में, ठीक है। 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 10,000, 1,000 नहीं, ध्यान से देखना। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि पढ़ाने के बावजूद भी याद नहीं कर पाते, क्योंकि ध्यान से ना पढ़ना ही नाकामी का कारण है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, और 1 एकड़ 4,047 वर्ग मीटर के बराबर होता है, ठीक है। वर्ग मीटर, क्योंकि एरिया की सारी की सारी यूनिट ये एरिया की है, जो खेतों की पैमाइश एरिया में की जाती है, ठीक है। 1 बिस्वा 1,350 या 1,350 वर्ग फीट के बराबर होती है, फीट, ओके। और जो 1 वर्ग गज है, 1 वर्ग गज 0.83 वर्ग मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद करना, ये आपको याद आज करने हैं, माइंड में बैठा लेने हैं। अगर आपने ये याद कर ले तो आपके 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस की देखी है, एरिया की यूनिट देखी है, क्या वैल्यू होती है उसकी मीटर में, या फिर वर्ग मीटर में, या फिर वर्ग फुट फीट में। अगर अब हम द्रव्यमान के मात्रक देखेंगे, मास के, जो कि ग्राम में भी आएगा, किलोग्राम में भी आएगा, क्विंटल में आएगा, पाउंड में आएगा, ठीक है, मिलीग्राम में भी आएगा, ठीक है। आप देखते हैं इसमें करीबन 7-8 के आसपास दिए हुए हैं। तो 1 औंस याद करते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे चलता नहीं है 1 औंस, वैसे भी कम क्वेश्चन भी कम ही आता है इसका 1 औंस का। तो देख लेते हैं एक बार। 1 औंस 28.35 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 28.35 ग्राम का होता है। 1 पाउंड, ये याद करने की चीज़ है, 1 पाउंड 16 औंस के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो आपको सिंपल पता है, 1,000 ग्राम होते हैं। अगर पाउंड पूछ ले तो 2.205 पाउंड होते हैं, ठीक है। अगर 1 पाउंड में ग्राम पूछ ले, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो वो अबाउट 400 के आसपास, 450 के आसपास कुछ पाउंड होते हैं, ठीक है। आएगा वो भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। 1 क्विंटल में 1,000 किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं, वो तो आपको दिखा दिया। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, और 1 क्विंटल में 1,000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। 1 कैरेट, ये आपका कैरेट गोल्ड के पर्पज से आ गया। गोल्ड जो आपका जो मापा जाता है, वेट किया जाता है, वो उसके लिए कैरेट यूज होता है। 1 कैरेट 205.3 मिलीग्राम का होता है 1 कैरेट। शुद्धता के लिए भी यूज होता है, वैसे वेट के लिए भी यूज होता है 1 कैरेट। जबकि आप सोचोगे कि इतने कैरेट का, 20 कैरेट का, 22, 23 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना होता है, और जो आपको भारत रत्न मिलता है वो 18 कैरेट का सोने का मिलता है, ठीक है। उसको ऑप्शन आता है कि आपको जो वो मिलता है, सॉरी गोल्ड मेडल मिलता है, तो कितने कैरेट का सोना होता है उसमें, भारत रत्न नहीं, जो गोल्ड मेडल होता है वो आपको 18 कैरेट का सोना यूज होता है उसमें। और जब जो सबसे शुद्ध होता है वो 23 कैरेट का सोना यूज होता है। तो शुद्धता के लिए, पैमाइश के लिए भी होता है, और वेट के लिए भी होता है। जो आपके सामने है, 1 कैरेट में 205.3 मिलीग्राम होते हैं। और 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AU अलग हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अलग हो गया, जो मैंने आपको पहले अभी बताया है, और AMU ये अलग हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होते हैं। जो एटॉमिक जो वो है, वो डिस्टेंस की है। देखो आ गया ना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। AU पूछ लिया तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, खगोलीय इकाई, वो डिस्टेंस की हो गई। ये आपको मास की यूनिट हो गई। एक AMU
एटॉमिक मास यूनिट कितना किलोग्राम होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आपसे पूछ ले कि 1 किलोग्राम में कितने AMU होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 1/1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? अगर हम बात करें 1.66 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम, ये किसकी यूनिट है? एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। ये वैल्यू कार्बन जो जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास परमाणु भार 12 होता है, उसका जो परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है, वो ये वैल्यू है, जिसे हम AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, और एक ग्रेन कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? मिलीग्राम के बराबर होता है 4.8 मिलीग्राम के। ठीक है, ये आपकी कुछ द्रव्यमान के मात्रक हो गई, यूनिट्स हो गई, वैल्यूज हो गई, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। अब हम आगे चलते हैं, समय के मात्रक। समय के मात्रक देखते हैं। ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि हाँ, आज कुछ हमको मिला है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है, वैल्यूज है, यूनिट्स है, जो हमको आज देखने को मिली है और एक ही वीडियो में मिली है। आप बेनिफिशियल होगी आपके लिए, लास्ट तक देखिए और भी ज़्यादा आपको नोट्स मिलेंगे, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, समय के मात्रक देखते हैं। समय के मात्रक में पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष 1 ईयर कितने दिन के बराबर होता है? तो ये होता है 365 दिन के बराबर। ठीक है, एक वर्ष 365 दिन के बराबर होता है। एक अधिवर्ष इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनता है। एक अधिवर्ष, एक लीप ईयर्स कितने दिन के बराबर होता है? 365 दिन। एक दिन कौन सा बढ़ता है बताइए? एक दिन ये फरवरी का बढ़ता है। फरवरी 3 साल 28 दिन की होती है और चौथे साल जो कि इवन होती है, इवन ईयर होता है, वो 29 ईयर की होती है, जो जिसमें कि 366 दिन बन जाते हैं। ठीक है, एक सौर मास, एक इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक सोलर मास, कितने दिन का होता है? 30 या 31 दिन का होता है। मतलब कि सामान्यतः जनरली जो हमारे महीने होते हैं 30 या 31 दिन के, उसको हम सोलर मास बोलते हैं। सोलर मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी वो होती है, रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, उसके हिसाब से हमें 30 और 31 दिन का वैल्यू निकलती है। ठीक है, एक चंद्रमास होता है जिसको हम लूनर मास बोलते हैं। इंग्लिश में लूनर मास होता है 27.3 दिन का। ठीक है, एक लूनर मास 27.3 दिन का होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के 27.3 दिन में चक्कर लगाता है, इसलिए ये वैल्यू वहाँ से निकल के आई है 27.3 दिन। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के 27.3 दिन में चक्कर लगाता है, इसलिए लूनर मास हमारा 27.3 दिन का होता है। ठीक है, एक पिको सेकंड देखते हैं। एक पिको सेकंड भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक पिको सेकंड 10⁻⁻12 सेकंड होता है। ठीक है, और अगर एक सेकंड में कितने पिको सेकंड होते हैं, रिवर्स करके भी पूछेगा। कभी गलत करके आओ, ये रिवर्स करके पूछते हैं पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड में। आपको पता होना चाहिए पिको सेकंड छोटा है कि सेकंड छोटा है। पिको सेकंड में 10⁻⁻12 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक सेकंड की बात करें तो 10⁻12 पिको सेकंड होती है। तो क्या हुआ? तो सेकंड बड़ा हुआ ना, तो क्योंकि सेकंड में अधिक पिको सेकंड है और एक पिको सेकंड में कम सेकंड है, माइनस में है तो कम है, इसलिए पिको सेकंड छोटा हुआ। ठीक है, तो अगर हम छोटे का पूछते हैं एक का तो माइनस लगाते हैं, अगर हम बड़े का पूछते हैं तो प्लस आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक कॉस्मिक वर्ष, एक कॉस्मिक वर्ष कितने वर्ष के बराबर होता है? वो 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, ओके, अब हम दाब के मात्रक देख लेते हैं। दाब के मात्रक देखते हैं। इसमें डाइन आ गया, सीजीएस मैंने बताया था, सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है दाब का मात्रक। तो इसमें ये दाब के बारे में दिया हुआ है। एक बार प्रेशर कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? वो 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पास्कल भी दाब की यूनिट है, याद रखना। बार दाब, पास्कल, बैरल, ये सब की सब नहीं, बैरल नहीं, बैरल वॉल्यूम की यूनिट है। ठीक है, ओके, तो एक पास्कल में 3.785 लीटर
और 1 पास्कल में 10,000 न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब कि मीटर स्क्वायर कह सकते हो आप, ये होता है वैल्यू 10,000, ठीक है। और एक बैरल में 158.9871 लीटर पानी आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कहीं हेड होगा, कहीं पर जो आपके बने ब्रिज बने होते हैं, ब्रिज डैम बने होते हैं, तो वहाँ पे जो पानी की क्वांटिटी जो मेजर की जाती है वो बैरल में की जाती है कि कितने बैरल पानी है आपका सीवरेज में उपस्थित है, ठीक है। अगला ये कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में मापन से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिनोट किए गए हैं। इनको आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो आपका, इसमें लिखा भी है कि ध्यान से पढ़े। ये संघ और राज्य सिविल सेवा, संघ और यूपीएससी की बात कर रहा है, और यूपीएससी हो या एचपीएससी हो, इसमें कोई सा भी आपका सिविल सेवा हो, किसी भी राज्य की हो या फिर यूनियन की हो, उसमें आपका इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पहला आपका नोट है कि मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है, सिंपल है। 1 मीट्रिक टन में मैंने आपको अभी भी बताया है कि 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। 1 पिको सेकंड में अभी बताया मैंने, ये आपको समरी हो गई, एक तरह से समरी आपके सामने है, ठीक है। इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट निकाल के आया है, ठीक है। मीट्रिक टन में से 10 क्विंटल होते हैं। 1 पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होते हैं। 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। मैंने वहाँ पे बताया था ना आपको कि वहाँ पे वो पूछा हुआ था किलोग्राम में और पाउंड में पूछा हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने बताया था 450 के आसपास होते हैं, तो 1 पाउंड में इसने किलोग्राम की वैल्यू दी है 0.4536 किलोग्राम। अगर मैं ग्राम में निकाल लूँ तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा ग्राम में निकालने के लिए, तो ये क्या आ जाएगी 453.6। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 453.6 किलोग्राम होती है। अगर आप स्वेटर बुनने के लिए ऊन लेने जाओगे तो आपको वहाँ पे पाउंड में ही ऊन मिलेगी, रेट आपको पाउंड में बताएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कितने किलोग्राम दे रहा है। अगर वो 450 ग्राम देगा तो आपको नुकसान होगा। अगर आपको 400 ग्राम भी देगा, 430 ग्राम देगा, वो फिर आपको नुकसान होगा। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि 453.6 किलोग्राम होती है। उस हिसाब से आपको 1 पाउंड खरीदना है या 2 पाउंड खरीदना है, उससे मल्टीप्लाई करके आप सिंपल तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या बनता है, चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग तारों का द्रव्यमान प्रदर्शित करने में किया जाता है। तारों का जो द्रव्यमान है, ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि इन्होंने तारों का द्रव्यमान भी खुद से ही निकाल लिया था। चंद्रशेखर सीमा, इन्होंने जब ये इन्वेंट किया तो इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चंद्रशेखर जी बहुत विद्वान, आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं नेट पे जाकर के, बड़े विद्वान साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब 5वां हम देखते हैं क्वेश्चन नोट्स क्या है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री 60 ये नॉर्मल है। अगर हम 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। ये मैं आपको कभी अगर मैं कोई लेक्चर लूँगा इससे रिलेटेड तो मैं आपको रिलेशन बताऊँगा, और जो घंटे की सुई होती है कभी देखते हैं, करते हैं डिस्कशन इस पर भी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम 6 पॉइंट पर आते हैं। आपेक्षिक घनत्व पूछा है। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला दिया है इसने। पदार्थ का घनत्व जो पास हमारे पास पदार्थ है उसका घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो जलव का घनत्व होता है 1440, वो वैल्यू एग्जैक्ट होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1440 को पदार्थ का घनत्व से डिवाइड कर दीजिए, वो आपेक्षिक घनत्व निकल जाता है, ठीक है। याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे आपको, आप पैसे देने जाओगे तब भी आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में, वो भी आपको ये चीज़, मैं भी ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक ही वीडियो में कलेक्शन करके दे रहा हूँ, समझिए बात को आप, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है वो याद कीजिएगा। पदार्थ का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व आपेक्षिक घनत्व होता है, ये याद कीजिएगा, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है। ऊपर पदार्थ का घनत्व है, नीचे जल का घनत्व है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर घनत्व घनत्व है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे विकृति की थी,
प्रत्यास्थता के चैप्टर में विकृति की जैसे लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई की जो यूनिट है आपस में कट गई तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसी तरह से इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब आपको दे देगा वहाँ पे क्वेश्चन मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, कुछ ऐसे इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी लगा दोगे, तो जबकि इसमें कोई यूनिट नहीं होती है घनत्व की, अपेक्षित घनत्व की, सॉरी घनत्व की होती है, घनत्व की किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, द्रव्यमान आयतन की मीटर क्यूब होती है और जो द्रव्यमान की मास की होती है वो किलोग्राम होती है, तो किलोग्राम पर मीटर, जबकि अपेक्षित घनत्व की नहीं होती है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8वां नोट्स क्या कहता है, एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। एमीटर विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी। डिप्लोमा होल्डर हो, एसएससी की तैयारी करने वाला हो, पुलिस की तैयारी करने वाला हो, फिजिक्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन सब इनसे ही आते हैं, ITI हो, कुछ भी हो, सब इनसे ही आता है। ठीक है, एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता नापने का वाला यंत्र है। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने का यंत्र है, आता है क्वेश्चन में। ये तो मैं कहूँ तो आपको ये इंग्लिश में भी आता है कि विच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, विच इंस्टीट्यूट इज यूज्ड फॉर हाइट ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिसको हिंदी में एक वाक्य के लिए एक शब्दांश कहते हैं, वाक्य के लिए एक शब्दांश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिनोमीटर का प्रयोग सूर्य किरणों की तीव्रता मापने की यंत्र है। इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ऑफ सूर्य सन। ठीक है, एक्टिनोमीटर, एल्टीमीटर विमान की ऊंचाई नापने का यंत्र है, एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है, और टेप रिकॉर्डर की टेप पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो टेप रिकॉर्डर है, जो हम ऑडियो सुनते हैं, उसकी जो टेप होती है, जो रील होती है, उस पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण पाउडर का लेप किया जाता है। ठीक है, ये याद करने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, नोट्स क्या कहता है कि टेप रिकॉर्ड, ये तो हो गया। 12वां, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, इसको याद करने योग्य है। सिनेमेटोग्राफ दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो सिनेमेटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है वो दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप कह सकते हो, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, नहीं भी। ठीक है, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन होते हैं कि जो आगे आ सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मैंने आपको कहा है संघ लोक सेवा आयोग बहुत बड़ी बात है। संघ लोक सेवा आयोग, आपका स्टेट राज्य सेवा आयोग हो गया, उसमें क्वेश्चन, ये जो पहले क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स होते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये कुछ कोई नोट नहीं करते हैं, फिर भी बंदे क्या कहते हैं कि पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, अब हम 14वें नोट्स पे आते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. वेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार याद कर लीजिए। लेजर का आविष्कार थियोडर मेन ने किया था। ठीक है, थियोडर मेन ने किया था। रिवॉल्वर, जो बंदूक होती है रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट्रन ने किया था। ये तो सबके याद, ये सब याद करेंगे। जिसके पास रिवॉल्वर होगी वो तो पक्का याद करेगा कि हाँ सैमुअल कोल्ट्रन ने ये रिवॉल्वर बनाई है चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। रेडार की खोज रॉबर्ट वाटसन वाट ने की थी। अगर हमारा कोई जहाज भारत का पाकिस्तान में घुसता है तो वो रडार से पता लगाएगा पाकिस्तान वाले कि यहाँ घुस गई है, पर हम उनको भी फेल कर देते हैं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें उनको पता ही नहीं लगा कि कौन हमारे सीमा में घुस रहा है, कौन नहीं घुस रहा है। जब बाहर आने को हुए जब पता लगा। चलो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। फेदोमीटर उपकरण समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। फेदोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, फेदोमीटर उपकरण समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है, जिसको हम फेदोमीटर भी होता है और एक सोनार भी होता है। सोनार भी हम इसी में यूज करते हैं। रडार हम वायु में यूज करते हैं, और जो सोनार हो गया, सोनार हम पनडुब्बी हो गई, नेविगेटर्स जो जहाज होते हैं वो यूज करते हैं इस चीज़ को। और फेदोमीटर भी उसी तरह का उपकरण है। ठीक है, गहराई मापने वाला। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापता है।
याद रखना, अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपेक्षिक घनत्व मापने के काम में आता है। ठीक है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। ये बहुत ही स्टैटिक जीके का अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। हेडक्वार्टर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। WHO हो गया, सोलर सिस्टम वो हो गया, सोलर हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भारत में पहली बार बना है इंटरनेशनल सोलर हेडक्वार्टर, एक मात्र इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, दिल्ली में ही है वो सोलर। ठीक है, याद रखना। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है। प्रकाश के प्रकीर्णन का नियम CV रमन ने प्रतिपादित किया था। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, जो उसका नियम है, लॉ ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो प्रतिपादन किया था वो CV रमन, जो भारत के वैज्ञानिक फिजिक्स साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने किया था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है। श्यानता की इकाई पवाइज होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यानता की इकाई बहुत बार पूछी गई है। श्यानता की इकाई पवाइज होती है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर होती है। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो अबाउट, क्योंकि क्या होता है कि जो नासा के कुछ डिटेल्स है, हमारे इसरो के कुछ डिटेल्स हैं, तो ये चेंज होती रहती है, थोड़ी बहुत ही चेंज होती है। तो ये कभी कभी जो इंस्ट्रूमेंट होती है, मशीन्स होती है, वो गलती कर देती है रीडिंग्स में, तो कम बत्ती होती रहती है। ये वैसे इसलिए अबाउट लगाया हुआ है 14.95 करोड़ किलोमीटर। वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। चलो ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, धन्यवाद आप सभी को वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड मैं तो कहूँगा कि आप इस आपके अपने यूट्यूब ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं, आप अपने दिल से पूछे कि क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। रेलवे की दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से, SSC की दृष्टि से, UPSC की दृष्टि से, ये हर तरह से, लेखपाल की दृष्टि से भी आपके लिए ये लेखपाल की भर्ती आने वाली है। ठीक है। अब जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया है कि जुलाई में SSC के एग्ज़ाम्स भी डेट्स आ गई है, और भी अदर एग्ज़ाम्स की डेट आ ही रही है। तो किसी भी SSC का किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC का, UPPSC का कोई एग्ज़ाम हो, तो ये हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय।